हाँ भाई, कल हमने पढ़ लिया था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। और उस पे कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल। तो हेडिंग लगाओ विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल किसको कहते हैं? जैसे नाम से ही पता चलता है कि विद्युत रासायनिक सेल है ना, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। लिख लो, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। अब यहां देखो, हम लैब के अंदर दो प्रकार के सेल प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वो सेल कौन से सेल होंगे? विद्युत रासायनिक सेल। कौन कौन से? एक सेल हमारा होगा, पहला सेल लेक्लांसे सेल। कौन सा सेल? लेक्लांसे सेल, ठीक है ना। अब कैसे बनाते हैं इसमें? एक हम पोर्ट लेते हैं, बर्तन लेते हैं। किसका बर्तन लेते हैं? प्लास्टिक का। कैसा? एक प्लास्टिक का ये बीकर ले लेते हैं। ये कैसा बीकर है? प्लास्टिक का बीकर है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर लेते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? अब ये इलेक्ट्रोलाइट, इस घोल का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट, है ना। विद्युत अपघटे। क्या होता है? विद्युत अपघटे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है विद्युत अपघटे। तो ये विद्युत अपघटे। अब लेक्लांसे सेल में ये आपको पता होना चाहिए विद्युत अपघटे हैं किस घोल का बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी कि इसमें क्या है? वाटर भर लेते हैं कुछ लेवल तक, और उसमें अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। कुछ अमोनियम क्लोराइड डाल देते हैं कम मात्रा में, ठीक है ना। ज्यादा मात्रा में क्या रखेंगे? वाटर, पानी रखेंगे, समझे नहीं। और इसमें और क्या मिला देंगे? NH4Cl। तो ये जो घोल बनेगा, इस घोल का नाम होगा विद्युत अपघटे। और ये विद्युत अपघटे NH4Cl प्लस H2 कौन सा सेल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? अब हम दो इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। कितने इलेक्ट्रोड का? एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पे धनावेश होता है और कैथोड पे ऋणावेश। तो अब जो एनोड और कैथोड होते हैं, है ना, जो एनोड और क्या होते हैं? कैथोड होते हैं, है ना। एक जैसे मैंने एक का तो काट क्षेत्रफल मैंने कम लिया है ना, और एक का काट क्षेत्रफल मैंने क्या लिया है? ज्यादा। अब ये जो ये वाला है ना, मोटे वाला होता है, इसको हम कहते हैं कार्बन। किसका बना हुआ होता है? कार्बन का। और ये कार्बन का होता है। और ये कार्बन का किसकी तरीके से व्यवहार करता है? एनोड। ये आपका कार्बन का एनोड की तरह क्या है? ये क्या होता है? एनोड की तरह। और ये होता है जिंक। और जिंक किसकी तरह बिहेव करता है? जिंक आपका जिंक करता है किसकी तरह? बोलो, कैथोड। तो ये क्या हुआ? ये तो कहलाएगा तुम्हारा एनोड। क्या कहलाएगा? एनोड। और ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? कैथोड कहलाएगा। समझ गए नहीं? ये कैथोड कहलाएगा। अब अगर यहाँ पर वोल्ट मीटर से हम इनके वोल्टेज
मापे, है ना, प्लस पे लगा करके और माइनस पे। तो ये लगभग कितना विद्युत वाहक बल होता है, कितने वोल्टेज देता है ये सेल, उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना आता है, लगभग आता है 1.45 वोल्ट। कितना आता है लगभग, समझ में आए? तो ऐसे सेल को कौन सा सेल कहा जाता है, लैप्लासे सेल। तो बनाना सीख गए। लैप्लासे सेल बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक तो हमें प्लास्टिक बीकर की, समझे नहीं, फिर उसमें विद्युत अपघटे बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, NH4Cl और इलेक्ट्रोड किस पदार्थ के लेते हैं हम, एक तो कार्बन का और एक किसका लेते हैं हम, जिंक का लेते हैं। एक तो किसका लेते हैं, कार्बन का, और एक किसका लेते हैं हम, जिंक का। समझ में आ गई बात? तो आसानी से आप लैब के अंदर बना सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा सेल हमारा होता है डैनियल सेल। कौन सा सेल, डैनियल सेल। तो ये डैनियल सेल होता है। अब डैनियल सेल कैसे बनाते हैं, है ना, डैनियल सेल कैसे बनाते हैं ये देखना है। तो डैनियल सेल कैसे बनाते, इसमें जो बीकर लेते हैं हम कॉपर का लेते हैं। किसका लेते हैं बीकर, वो कॉपर का। समझ में आई बात, बीकर किसका लेते हैं भी, कॉपर का लेते हैं। तो बीकर लेंगे हम कॉपर का, Cu वेसल होगा, Cu वेसल, बर्तन, वेसल कहते हैं बर्तन को। और ये कॉपर का जो वेसल है ये किसकी तरह बिहेव करता है हमारा, ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है एनोड की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा बोलो, एनोड की तरह। समझ में आए? एक पोरस होता है, ठीक है ना, तो वो पोरस, यानी कि पोरस का मतलब क्या है, ये है पोरस एक, इसको कहते हैं पोरस पोर्ट, ये पोरस है। तो पोरस का काम क्या होता है, पोरस का काम क्या होता है, इसमें हम क्या भर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसमें ये पूरा वाटर से भर लेते हैं। किससे भर लेते हैं, वाटर से। और इसके साथ साथ यानी कि विद्युत जो अपघटे होता है, विद्युत अपघटे किसका, वाटर होता है इसमें, प्लस 2 से 3 बूंद किसकी मिला लेते हैं इसके अंदर, तनु H2SO4 की, है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल लेते हैं। कितनी बूंद, 3 बूंद डाल दो बस, ज्यादा नहीं डालनी, समझे ना, ये विद्युत अपघटे बन जाता है। और यहाँ पर ये किसके ऊपर रखा जाता है, ये रखा जाता है, ये किसके ऊपर रखा जाता है, क्रिस्टल होते हैं किसके, CuSO4 के। किसके क्रिस्टल होते हैं बोलो, CuSO4 के। यानी कि हाँ, इस बीकर में जो कॉपर वेसल है, इसमें क्या डालेंगे पहले, किसके, क्या डालेंगे, CuSO4, कॉपर सल्फेट, CuSO4 के क्रिस्टल डालेंगे, समझिए नहीं। तो ये अब इसके अंदर एक क्या डुबा देंगे, जिंक की रोड। क्या डुबा देंगे बोलो, जिंक की रोड। अब कितने, देखो ये जिंक की रोड होगी, ये जिंक की रोड होगी। तो ये जो जिंक रोड है ये किस इलेक्ट्रोड का काम करेगी, आप देखो यहाँ भी किसका काम कर रही थी, कैथोड का। किसका काम कर रही थी, कैथोड का। तो यहाँ भी ये किसका काम करेगी बोलो, कैथोड का काम करेगी, कैथोड। और कैथोड कैसा होगा बोलो, कैसा होगा, माइनस का होगा। कैसा होगा, समझ में आ गई बात, फटाफट केवल ये नोट कर लो दोनों सेल, है ना। लैब के लिए हमें प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर डैनियल सेल हम बना रहे तो उसमें इलेक्ट्रोड किस पदार्थ के बने हुए होंगे, विद्युत अपघटे के लिए हम कौन सा आपका सॉल्यूशन रखेंगे, H2SO4, है ना, 2-3 बूंद H2SO4 की रखेंगे, है ना, ये, और वाटर की रखेंगे, CuSO4 लेंगे, ठीक है, ये चीजें। और इसका जो विद्युत वाहक बल आता है, तो इसका विद्युत वाहक बल हमें लगभग कितना मिल जाता है, अगर मेजर करें वोल्टमीटर से, तो वो लगभग आता है 1.1 वोल्ट के। हो गया भाई,
देखो अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर इस रासायनिक सेल से संबंधित है ना, हमें विद्युत वाहक बल सेल का मिल जाता है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध मिल जाता है और एक परिपथ का बाह्य प्रतिरोध भी मिल जाता है। समझे नहीं? ठीक है, बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर है ना जो वोल्टेज होते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है सेल का, इस बात को हम परिभाषित करेंगे। तो अब हेडिंग लगाओ, सेल का विद्युत वाहक बल, 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 और इसको ई से हम दिखाएंगे, है ना। सेल का विद्युत वाहक बल राउंड शेप में हम ई बना देते हैं, ठीक है ना। ई, तो सेल का विद्युत वाहक बल है ना किस तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो जब सेल खुले परिपथ पे हो, कैसे परिपथ पे, खुले परिपथ का मतलब क्या हुआ, सेल से कोई भी धारा नहीं ली जा रही है, सेल से कोई भी धारा नहीं ली जा रही है, ठीक है। तो सेल के सिरों के मध्य है ना विभवांतर को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर होगी परिभाषा, फिर सुन लो। यानी कि जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही हो, अर्थात सेल खुले परिपथ पर हो, सेल खुले परिपथ पर हो, यानी कि उसमें आई का मान 0 हो, कितना हो, तब सेल के सिरों के मध्य है ना उत्पन्न विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। लिख लो परिभाषा, जब जब सेल से कोई धारा, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही हो, नहीं ली जा रही हो, नहीं ली जा रही हो, अर्थात सेल खुले परिपथ पर हो, अर्थात सेल खुले परिपथ पर हो, अर्थात सेल खुले परिपथ पर हो, तो सेल के सिरों के मध्य, तो सेल के सिरों के मध्य, तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को, विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक और परिभाषा लिखिए, एक और इसकी दूसरी परिभाषा है ना। इसकी सेकंड परिभाषा क्या होती है, सुन लो। अब अभी हम जब परिपथ बनाएंगे तो परिपथ, अब जो रासायनिक सेल हमने बनाया उसके संगत तुल्य परिपथ अगर हम बनाएं उसको कहेंगे विद्युत परिपथ। रासायनिक सेल के संगत कौन सा परिपथ बनाएंगे, आपका विद्युत परिपथ। कौन सा परिपथ, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में क्या आएगा, एक तो सेल आ जाएगा, एक तो सेल आ जाएगा। ये हो गया क्या, सेल, बोलो, ये हो गया सेल, ये हो गया कौन सा सिरा, माइनस, ये हो गया कौन सा सिरा, प्लस, और इसका विद्युत वाहक बल हो गया कितना, ई। एक सेल पर दो चीजें होगी, एक उसका विद्युत वाहक बल और एक उसका आंतरिक प्रतिरोध। एक कौन सा प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध को कोमा लगा के आर से दिखाते हैं, छोटे आर से, है ना। और एक होता है क्या, बाह्य प्रतिरोध। एक कौन सा प्रतिरोध होता है, बाह्य प्रतिरोध। ये बाह्य प्रतिरोध होता है कैपिटल आर। कौन सा, तो कैपिटल आर, इसके सिरों के जो मध्य विभवांतर लगता है इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज, और वी से हम दिखाते हैं इसको। और ये क्या कहलाता है, ई, सेल का
विद्युत वाहक बल। और आर को क्या कहते हैं, छोटे आर को सेल का आंतरिक प्रतिरोध। वन बाय वन अभी परिभाषित करेंगे हम इनको। और आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध क्या है, जब सेल पे कोई आपने क्या है कनेक्टिंग कर दिया वायर, क्या भाई सेल पे क्या करेंगे आप, कोई तार जोड़ेंगे, तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा वो कैपिटल आर होगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। ये तो एक परिभाषा तो मैंने बताई। जब इस परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, तो सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि इस दशा में E का मान किसके बराबर होगा, V के बराबर। कब, जब सेल में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं है। दूसरी परिभाषा सुन लो, अगर हम एक कूलम आवेश को, कितने कूलम आवेश को, मैंने बताया था क्या होता है ये, इकाई धनावेश। क्या, अगर इकाई धनावेश को संपूर्ण परिपथ में घुमा दिया जाए, है ना, तो जब संपूर्ण परिपथ में घुमा देंगे, यानी कि कैसे घुमाएंगे, मान लिया प्लस से चले हम, और प्लस से चल के फिर प्लस पे ही आ गए, सेल के अंदर से भी होके बाहर निकल गए, तो हमें कार्य करना पड़ा। तो ये कार्य ही क्या कहलाता है, सेल का। लेकिन ये कार्य कौन करेगा, आवेश। कौन दौड़ लगा रहा है इसमें, पूरे परिपथ में, आवेश। समझ गए नहीं। अब वो परिपथ के बाहर भी और परिपथ के, तो ये बाहर का हिस्सा है और ये अंदर का हिस्सा है, तो आंतरिक भाग में भी और बाह्य भाग। लिख लो, इकाई धनावेश को संपूर्ण परिपथ में, इकाई धनावेश को संपूर्ण परिपथ, ब्रैकेट में लिख लेना बाह्य प्लस आंतरिक, बाह्य प्लस आंतरिक, बाह्य प्लस आंतरिक, ठीक है ना। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इकाई धनावेश को संपूर्ण परिपथ, बाह्य प्लस आंतरिक, ब्रैकेट बंद, में घुमाने के लिए किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आ गई बात, है ना। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या हो गया, W/Q, और Q को हमने कितना माना, इकाई धनावेश। तो इसका सूत्र कितना भी निकल गया, कितना निकला बोलो, E = W/Q, और इसको हम इकाई धनावेश मान के चले। कैसा मान के चले बोलो, इकाई धनावेश। तो बताओ इसका मात्रक कितना हुआ भाई, जूल प्रति सेकंड। मात्रक कितना हुआ, मात्रक कितना हुआ बोलो, जूल प्रति सेकंड नहीं, जूल प्रति कूलम। ये जूल और ये क्या, कूलम। तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। तो इसका मात्रक हो गया वोल्ट। कितना हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, तो दो कारकों पर निर्भर करता है। कितने कारकों पर, एक तो जो सेल के अंदर आपने अपघटे भरा है उस अपघटे की प्रकृति पर। किस पर, अपघटे की प्रकृति पर। अब अपघटे की प्रकृति कैसी है, वो एसिडिक है, बेसिक है ना, नेचर में कैसी प्रकृति है, तो उसकी प्रकृति पर। दूसरा जो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं, इलेक्ट्रोड उसके मटेरियल पर, उसके मटेरियल पर, उसका मटेरियल कैसा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी कि वो पदार्थ कैसा लिया गया है, आपका धात्विक है या अधात्विक है। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो स्टार लगा के लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल
सेल का विद्युत वाहक बल अपघटे की प्रकृति तथा इलेक्ट्रोडों के रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, बात ये भी यहाँ समझने वाली बात है, कौन से कारक है जिन पर निर्भर नहीं करता। तो अभी सेल हमने बनवाया था, और सेल जो बनवाया हमने, दो इलेक्ट्रोड डुबो दिए थे उसके अंदर, आपका इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो जो आपका इलेक्ट्रोड है उनके मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बात, आपने जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है आपका, है ना, सेल के अंदर क्या भरा है? इलेक्ट्रोलाइट, समझे नहीं? उस इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा अर्थात लेवल पर भी निर्भर नहीं करता। तीसरी बात, इलेक्ट्रोड का जो काट क्षेत्रफल है, इलेक्ट्रोड का उस पर भी निर्भर। तो ये इंपॉर्टेंट बात पता चल गई। कितनी बातों पर निर्भर नहीं कर रहा है? 3 बातों पर, समझे नहीं? सेल का विद्युत वाहक बल एक, इलेक्ट्रोडों के काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करता। और तीसरा, हाँ, विद्युत अपघटे की मात्रा, यानी कि उसके लेवल पर कितना भरा आपने, यानी कि आप पूरे बीकर को भर लो या आधे बीकर को भर लो या आधे से और कम को भर लो, है ना, ई का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। क्लियर होगी? तो हमने विद्युत वाहक बल को समझ लिया। अब हम किसको समझेंगे? टर्मिनल वोल्टेज को। किसको समझेंगे? टर्मिनल वोल्टेज को। तो टर्मिनल वोल्टेज हेडिंग लगाओ। अब हेडिंग लगाएंगे हम टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज V। अब टर्मिनल वोल्टेज को कैसे डिफाइन करते हैं? जस्ट विद्युत वाहक बल जो पढ़ाया अभी, उसके अपोजिट परिभाषा बनाओ। वहां पर हम सेल से कोई धारा नहीं ले रहे थे, समझे नहीं? यहां से सेल से धारा हाँ ली जाती है। समझ में आ गई बात? यानी कि सेल किस परिपथ पर होगा? खुले परिपथ पर या बंद परिपथ पर? हाँ, इंपॉर्टेंट हो गया। तो जब सेल बंद परिपथ पर हो तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। लिख लो। जब सेल बंद परिपथ में हो तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। विभवांतर को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। अब यहाँ टर्मिनल वोल्टेज किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो छोटी सी बात बताऊं मैं, याद हो जाएगा। उन कारकों पर भी निर्भर करता है टर्मिनल वोल्टेज का मान जिन कारकों पर विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, तथा उन कारकों पर भी निर्भर करता है जिन पर विद्युत वाहक बल का मान निर्भर नहीं करता। तो कितने पॉइंट पर निर्भर करेगा ये बताओ? अभी समझाया था। कितने? विद्युत वाहक बल का मान कितने कारकों पर निर्भर कर रहा था? 2। और कितने पर निर्भर नहीं कर रहा था? 3 पर।
तो टर्मिनल वोल्टेज कितने कारकों पर निर्भर करेगा? 5। समझ में आ गई बात? तो लिख लो, टर्मिनल वोल्टेज का मान, टर्मिनल वोल्टेज का मान, टर्मिनल वोल्टेज का मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, पहला क्या होगा भाई? फर्स्ट लिखो, फर्स्ट क्या होगा बोलो, बताओ फटाफट। इलेक्ट्रोडों के रासायनिक गुणों पर। दूसरा क्या बताया था बोलो? पहले तो वो लिख रहा हूं जिस पर विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है ना। दूसरा क्या बताया था? एक तो बताया था इलेक्ट्रोडों के रासायनिक गुणों पर और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। दूसरा क्या बताया था? अपघट्य की प्रकृति पर। तो दूसरा लिख लो, अपघट्य की प्रकृति पर। समझे नहीं? और विद्युत वाहक बल का मान किन कारकों पर निर्भर नहीं करता? इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी, है ना। तो इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी पर। और बोलो, इलेक्ट्रोडों के काट क्षेत्रफल पर, इस पर निर्भर करता है। समझे नहीं? और अपघट्य के लेवल पर, है ना, या मात्रा। पांचवा, अपघट्य की मात्रा कहते या लेवल कहते, लेवल पर। तो ये हो गए। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल बताया। अगर तुमने विद्युत वाहक बल अच्छे से समझ लिया तो मैं समझता हूं कि टर्मिनल वोल्टेज तो बिना पढ़े ही लिख के आ जाएंगे। समझे नहीं? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टेज यानी कि विभवांतर में अंतर बताइए। तो एक तो परिभाषा का अंतर, और एक निर्भर किस पे कर रहा? विद्युत वाहक बल का मान किस पे निर्भर नहीं करता? इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करता। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी पर निर्भर करता है। समझ गए नहीं? इसी तरीके से आगे वाले पॉइंट को आप बता सकते हैं। तो हमने अब हमारा क्या रह गया? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हेडिंग लगाओ, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो भी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब आप जानते ही हो कि प्रतिरोध होता क्या है? एक अवरोध होता है। क्या होता है बोलो? एक अवरोध होता है ना। अवरोध को ही क्या कहते हैं? जिसे बाह्य प्रतिरोध है। तो ये बाह्य प्रतिरोध भी क्या है? एक अवरोध है। किसके लिए? धारा के लिए। तो जो धारा के बहने का, है ना, विरोध करे वो क्या कहलाता है? बाह्य प्रतिरोध कहलाता है। ये बाह्य परिपथ में होता है। समझे नहीं? अब हमारी बात आ रही है किसकी? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल के अंदर क्या है? घोल है। अब उस घोल के कोई अणु भी होते हैं।
अब वो अणु क्या करते हैं, मोशन भी करते हैं, है ना। अब मोशन करते हैं, वहां पर क्या है, अणु उसमें अंदर होंगे, तो जो आवेश है वो आवेश क्या करेगा, गति करेगा। तो जब आवेश गति करेगा वो उन अणुओं से टकराएगा, तो वो क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। अब इस विरोध को ही क्या कहते हैं हम, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। समझे नहीं, यानी कि जो सेल के अंदर आयन है, समझे नहीं, जो आयनों का सेल के अंदर, आयनों का सेल के अंदर कितने प्रकार के आयन होंगे, विद्युत अपघट्य में कितने आयन होते हैं, प्लस और माइनस। इन प्लस और माइनस की वजह से ही विद्युत धारा सेल के अंदर प्रवाहित होती है। तो सेल के अंदर, है ना, जो आयनों की गति का विरोध करता है ना, जो कारक, उस कारक को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जरा लिखो फटाफट, लिखो लिखो फटाफट लिखो। जब सेल से धारा ली जाती है, जब सेल से धारा ली जाती है या सेल को धारा दी जाती है, जब सेल से धारा ली जाती है या सेल को धारा दी जाती है, तो अपघट्य में, तो अपघट्य में, तो अपघट्य में इलेक्ट्रोडों के मध्य, इलेक्ट्रोडों के मध्य, इलेक्ट्रोडों के मध्य आयन गति करते हैं, आयन गति करते हैं, आयन गति करते हैं। आयनों के मार्ग में, आयनों के मार्ग में आने वाले अपघट्य के अणु, अपघट्य के अणु, अपघट्य के अणु, कोमा लगाओ, उनके प्रवाह में, उनके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। यह अवरोध, यह अवरोध, अवरोध उत्पन्न करते हैं, यह अवरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझ गए नहीं। अब देखो उसकी ट्रिक समझ लो, छोटी सी याद हो जाएगा, है ना। निर्भरता देखेंगे हम, क्या देखेंगे, निर्भरता। किसकी निर्भरता, आंतरिक प्रतिरोध। तो हम लिख देते हैं CID, क्या लिख देते हैं भाई, क्या लिख दिया, CID, और नीचे लिख दिया AT, क्या लिख दिया, AT। तो ये आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता मिल गई। अब CID क्या है भाई, ये है ना, C से बनता है कॉन्सेंट्रेशन, क्या बनता है, कॉन्सेंट्रेशन का हिंदी मीनिंग होता है सांद्रता, क्या होता है, सांद्रता। तो पहला पॉइंट निकल के आ गया कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर घोल गाढ़ा है तो सांद्रता अधिक है, और अगर घोल पतला है तो सांद्रता क्या है, कम है। तो यानी कि गाढ़ा अगर घोल है तो इसका मतलब क्या है, R का मान अधिक हो जाएगा, समझ गए नहीं। और अगर पतला है सॉल्यूशन तो R का मान कम हो जाएगा। दूसरा धारा, दूसरा क्या है, धारा के समानुपाती होता है, I तो जानते ही हो तुम धारा। अब D क्या है, दूरी, किसके दूरी, किसके मध्य की दूरी,
इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी के भी समानुपाती होता है। ए क्या है? काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। टी क्या है? ताप के विलोमानुपाती। बताओ याद हो जाएगी क्या? समझे नहीं? कितने पॉइंट हो गए? 5। लिख लो नीचे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। आर का मान, सी का मतलब सांद्रता। किसकी सांद्रता? अपघटे की सांद्रता। अपघटे की सांद्रता। सांद्रता मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, इसको कहेंगे सी। दूसरा पॉइंट, आर का मान किसके? धारा के। किसके? धारा आई। ठीक है। तीसरा, आर का मान इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी के समानुपाती होता है। तीसरा, आर का जो मान है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो किसके विलोमानुपाती होता है? हाँ, काट क्षेत्रफल। किसका काट क्षेत्रफल? ए क्या है? इलेक्ट्रोड का काट क्षेत्र। और जी, और क्या होता है? आर विलोमानुपाती होता है। ये तो मैं बता चुका पीछे भी, है ना, कि अब धातुओं के लिए जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? ताप के समानुपाती होता है। किसके लिए? धातुओं के लिए। किसके लिए? और विद्युत अपघटों के लिए विलोमानुपाती होता है। समझे? धातुओं के धातु चालक है तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन विद्युत अपघटे है तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो ये टी यहाँ पे ताप है भी। तो आसानी से तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक मैंने दी, CID अपॉन AT। CID अपॉन AT। समझे नहीं? ये चीज तो हमने सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी पढ़ लिया, यानी कि हमने यहाँ पर 3 राशियों को पढ़ा। एक क्या? सेल का विद्युत वाहक बल, है ना। सेल की ये 3 गुण थे, विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और आपका ये है बाह्य प्रतिरोध परिपथ का। ये तो जानते ही हो आप, आर। समझे नहीं? आर बराबर V अपॉन I होता है। अब इनमें संबंध क्या होगा? सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध निकालना है। तो अब हेडिंग आप लगाएंगे। अब हेडिंग लगाओ, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। फिर बोल देता हूं, विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल V तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध छोटा r में संबंध। उसके लिए परिपथ बनाएंगे। सेल बना लो आप एक, तो ये सेल बना लिया, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ऐसे बना लिया, ये आंतरिक प्रतिरोध है, और ये क्या है भाई? सेल का विद्युत वाहक बल। तो इसको कहते हैं हम सेल। ये सेल का क्या होता है? सिंबल होता है। क्या होता है? ये सेल का सिंबल होता है। समझे नहीं?
और अभी एक और छोटा सिंबल मैंने आपको बताया था, एक कौन सा सिंबल, डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं आप, ई कोमा आर, ये भी होता है। समझ में आएगी बात, ठीक है ना, चाहे ये बना लो और चाहे ऐसे अलग दिखा दो। दूसरा, अब हमने इसमें क्या लगा दिया बोलो, एक बाह्य तार जोड़ दिया जिसका प्रतिरोध हो गया कितना, कैपिटल आर। समझ में आई बात। अब हमें पता है करंट किस में घुसता है, नेगेटिव टर्मिनल में। किससे बाहर निकलता है, तो यहाँ पे धारा किस तरफ चल रही है, ये तो देखो, ये तो हाई पोटेंशियल पे है ना, तो ये सिरा तो अधिक विभव पे हो गया और ये सिरा क्या हो गया, तो हमेशा, ठीक है ना, ये हो गया। तो हमें पता है कि हमेशा जो धारा है वो अधिक विभव से, तो यहाँ पे अधिक विभव हो गया और यहाँ कम विभव, तो धारा तो ऐसे चल रही होगी भाई। तो हमेशा ये ध्यान रखो किसमें घुसती हुई दिखाई देती है धारा, नेगेटिव टर्मिनल में। निकलती हुई किससे दिखाई देगी, हमेशा पॉजिटिव से, ये ध्यान रखा करो। क्लियर होगी ये बात। अब हमें मान लिया इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध। तो उसके लिए हम देखो, एक मैं रूल बता देता हूं, उसको कहते हैं आपका किरचॉफ का धारा नियम। क्या कहते हैं उसको, किरचॉफ का धारा नियम। तो कोई भी मान लिया विभवांतर, मुझे क्या, इन दोनों के बीच विभवांतर ए और बी के मध्य विभवांतर कितना है, V है, जिसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। क्या, यानी कि VA माइनस VB का मान कितना है, V है, कितना है। तो देखो यहाँ पे कैसा, हम इस परिपथ में है ना, इस परिपथ पर क्या लगाएंगे हम, कैसा नियम लगा देंगे। एक तो हमने धारा प्रवाहित कर ली है ना, एक नियम मैंने अभी बताया किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हाँ, तो देखो वो समझ लेंगे भी हम किरचॉफ का वोल्टेज नियम, उसको शॉर्ट में कहते हैं हम आपका KVL। क्या कहते हैं, हाँ, किरचॉफ के वोल्टेज नियम से, वोल्टेज नियम से। अब ये किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या होता है, ध्यान से समझना। कोई भी दो पॉइंट ले लो सर्किट के, क्या ले लो, दो पॉइंट ले लो। जैसे हमें A और B के बीच विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर का मतलब अंतर होता है दोनों पॉइंट का। क्या होता है, अंतर। तो VA माइनस VB, VA माइनस क्या करेंगे हम, VA माइनस VB बराबर। अब यहां से हम VA माइनस VB निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या है, A से चलेंगे और कहां तक जाएंगे बोलो, B पर। ये विभवांतर निकालना है, तो A से चलना आप शुरू करेंगे। तो A से चले, कहां पहुंचे आप भाई, A से चलेंगे और कहां तक जाना है आपको, B तक, है ना। दो पॉइंट ले लिए कोई भी, तो A से चले, कहां तक चल गए, आगे आगे कौन सा वोल्टेज मिला, E मिला, E वोल्टेज ही तो है, तो E वोल्टेज लिख देंगे। कैसा मिला, शुरू वाला साइन रखेंगे। धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, इस तरफ हो रही है, तो इस तरफ हो रही है, तो ये धारा इस तरफ जा रही है, तो ये कैसा होगा, प्लस का, और ये क्या होगा, माइनस का। क्यों, धारा हमेशा अधिक विभव से, समझ में आए। तो जितने भी प्रतिरोध है उन पे साइन असाइन कर लो, साइन असाइन कर लो। यहाँ पे समझ लो, हमेशा ध्यान रखो, अगर मान लिया ये प्रतिरोध है यार और धारा इस तरफ चल रही है धारा, तो ये हो गया अधिक विभव पर, और ये क्या हो गया बोलो, कम विभव पर। अगर मान लिया ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है और धारा इस तरफ चल रही है, तो ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। समझ में आ गई बात। अब हमें इसमें वोल्टेज देखने हैं, तो इसके ऊपर क्या चिपका दो, करंट को चिपका दो। क्या चिपका दो बोलो, करंट को। तो करंट को चिपका दो, इसी के ऊपर बढ़ा दिया करंट, तो कितने वोल्टेज हो गए, I गुना। हमें पता है वोल्टेज कैसे निकालते हैं हम, प्रतिरोध को किससे गुणा कर दो। तो सीधी सी बात है, जहां जहां प्रतिरोध दिखाई देंगे वोल्टेज हमें चाहिए। हम कौन सा नियम लगा रहे, तो पूरी समीकरण में वोल्टेज ही तो लिखेंगे हम। तो हम प्रतिरोध के तुल्य वोल्टेज कितने आ जाएंगे इसमें, धारा की गुणा कर दो। कितनी धारा है इसमें, कहां से चल रहा हूं मैं, ए से। ए से चला, रास्ते में किसके वोल्टेज मिले, सेल के वोल्टेज मिले या किसके वोल्टेज मिले,
सेल के वोल्टेज मिले, कितने मिले, ई, प्लस के या माइनस के, शुरू वाला साइन। अब यहाँ पहुंचा मैं, किसके पास पहुंचा, रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, तो कौन से वोल्टेज मिले, माइनस के। अब माइनस के कितने वोल्टेज लिखूं मैं, कितने वोल्टेज होंगे, आई गुना आर, बस हो गया। आगे तो नहीं है, आगे तो भी आ गया, स्टॉप। समझ में आ गई बात। और इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, V। तो V बराबर कितना आ गया बोलो, E माइनस आई। अब ये बताओ इस परिपथ में धारा शून्य है या नहीं। इस परिपथ में ये जो परिपथ है ये खुले परिपथ पर है या बंद परिपथ पर, बंद परिपथ पर है, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित, तो E का मान V के बराबर नहीं आया। समझ में आई बात। और अगर धारा न प्रवाहित होती तो I का मान क्या रख देते, 0, तो E का मान किसके बराबर आ जाता। तो ये चार्जिंग मोड कहलाता है या डिस्चार्जिंग मोड, बताओ। ये चार्जिंग मोड है या डिस्चार्जिंग मोड, चार्जिंग मोड नहीं है, गलत है। चार्जिंग मोड पे क्या होता है, अब इसको यूज कर रहे हो क्या, जब धारा इसमें चल रही है तो यूज कर रहे हो इसको, और यूज करेंगे तो कौन सा मोड कहलाएगा, डिस्चार्जिंग। अरे आप बात कर रहे हो है ना, फोन पे बात कर रहे हो आप, तो उसका मोड कैसा है, उसमें धारा है या नहीं है, और मान लिया वो फिर वोल्टेज कम होते जाएंगे, वोल्टेज क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। समझे नहीं। तो जब हम उसको कहां लगाएंगे, चार्जिंग पे, तो चार्जिंग करने पर धारा हमेशा विपरीत दिशा में चलेगी। यहाँ पे तो धारा किस में एंटर कर रही है, निगेटिव में, किससे निकल रही है, और जब चार्जिंग करेंगे तो पॉजिटिव में एंटर करेगी, निगेटिव से। हाँ समझ में आई। तो ये कौन सा मोड कहलाएगा, डिस्चार्जिंग, क्योंकि इसमें धारा चल रही। ये कौन सा मोड है, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग सेल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। तो उसके डिस्चार्ज के लिए सूत्र क्या होता है, E माइनस आई आर। और अगर चार्जिंग हो तो यहाँ पे धारा की दिशा पलट जाएगी, तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात। अब मैं कहूं कि भाई V का मान बताओ, तो V का मान ये है R, है ना। V किसके सिरों पे, कैपिटल R। तो धारा कितनी है इसमें, I, प्रतिरोध कितना है R, तो V का मान किसके बराबर हो गया, I इंटू R। किसके बराबर हो गया, I इंटू R। तो यहां से R का मान भी निकालेंगे, उससे हमें एक सूत्र मिल जाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या मिल जाएगा, तो कैसे निकालेंगे भाई, इसको तो ले आओ इस तरफ, समझ में आएगा, चलो ले आते हैं, और इसको ले आओ इस तरफ, तो आई आर, ये भी सूत्र इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखना, E माइनस वी। अब R निकाल लो, R इक्वल टू E माइनस वी अपॉन आई। अब I का मान रख दो, I इक्वल टू क्या है, V अपॉन R। अरे V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, तो I इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ पर R बराबर E माइनस वी अपॉन V अपॉन R, R चले जाएगा ऊपर। अब देखो कितना आ गया भाई, R बराबर E माइनस वी अपॉन V गुणा में R, या आप ऐसे भी लिख सकते E बटे V। R बराबर क्या, E बटे V, और V बटे V क्या आ गया 1, और ये R। तो दो सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। कितने सूत्र ध्यान रखने हैं, दो सूत्र आपको ध्यान